हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से हम आपका एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और ये अध्याय जो है आपके पास केमिस्ट्री की फील्ड में एक बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया था कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, ठीक है, जिस किसी भी कंपाउंड की हम अगर सिंथेसिस करते हैं तो डेफिनेटली हमारा सबसे बड़ा जो मेजर जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने जो कंपाउंड बनाया है क्या वो कंपाउंड हमारा सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, उसको हम किस तरह से जो है आपके पास आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है। ठीक है, बहुत ही लक्की हैं हम कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड जो है उसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तक हम जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपीज भी हमारे पास बहुत तरह की होती है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास है जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हमारे पास एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर एनएमआर। तो अब देखिए कि एनएमआर होती क्या है हमारे पास और क्यों ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है हमारे पास इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यों इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले ना मैं आप सभी को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको एनएमआर सीखनी है तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जो है वो ज़रूर बने रहें। ठीक है, और आई एम श्योर अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और कोशिश करोगे कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसको सीखने की, ठीक है, आई एम 101% श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल जो है यहाँ से डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एनएमआर का प्रिंसिपल करवाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक और जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अगर आप उन थिंग्स को जो है वो थोड़ा थोड़ा समझने की भी कोशिश करोगे तो जब ये लेक्चर ख़त्म होगा, ठीक है, एट द एंड वहाँ पे आपको जाके दिखना डेफिनेटली आपको एनएमआर का पूरा प्रिंसिपल जो है वो आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है एनएमआर के साथ। एनएमआर दैट इज़ योर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए सीखते हैं कि क्या चीज़ है ये और क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सभी को पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो मैटर के साथ हमारे पास इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपके पास बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके जो है हम आपके पास क्या 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 निकाल सकते हैं। देखिए, या तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, कितना कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, या फिर मेन थिंग जो है आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करने के बाद, ठीक है, हम पहुंच सकते हैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप की ओर। ठीक है, कोई आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है ना उसकी उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम उसका स्ट्रक्चर जो है कोई भी अननोन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर तक जो है वो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी हम फंक्शन ग्रुप निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, या फिर जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा हमारे पास किसी भी अननोन कंपाउंड का उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा फंक्शन ग्रुप निकाल सकते हैं, तो देखो फंक्शन ग्रुप निकालने के लिए ना आपको, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये निकालने के लिए जो है आपके पास ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज योर आईआर। ठीक है, इंफ्रारेड। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन देती है हमारे पास कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वाइब्रेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम वाइब्रेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, चाहे जो मर्जी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसको हम मेज़र कर लेंगे, उसको हम निकाल देंगे और वहाँ से हमें जो है जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसकी कोई पर्टिकुलर जो है आपके पास वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हमें इस लेक्चर के अंदर किसके बारे में पढ़ना है, नॉट आई आर, वी हैव टू डील विद दी एन। तो देखिए, एनएमआर जो है ना हमारे पास, एनएमआर जो है इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि हमारे पास अगर कोई डिस्टिंक्ट आइटम है, ठीक है, अगर मान लो कोई डिस्टिंक्ट आइटम है मेरे पास, अगर वो प्रेजेंट है मेरे पास तो वो कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर वो प्रेजेंट है। तो देखिए, एनएमआर का मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, अगर मान लो कि मेरे पास कोई एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इफ़ वी हैव एटम, तो वो कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मैं मान लो सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम एनएमआर के प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग हाइड्रोजन एटम। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना कि मैं चलो सिंपल सा मॉलिक्यूल लिखता हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है,
मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिख दिया है, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ, मेरा यहाँ पे एटम है हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मैं क्या पता कर सकता हूँ कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट क्या चीज़ हुई, जैसे मान लो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर मैं एनएमआर करूँगा ना इस कंपाउंड का, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो सिग्नल आएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। इस कंपाउंड के लिए मेरे पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो सिग्नल आएंगे। दैट मीन्स मुझे क्या पता लगेगा कि मेरे पास यहाँ पे दो तरह के जो है वो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। जो मेरे प्रोटॉन्स हैं वो एक जैसे नहीं है, पांचों के पांचों प्रोटॉन एक जैसे नहीं होंगे। ये तीन प्रोटॉन जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये दो प्रोटॉन जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। और इनको भी मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। इन चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ोगे, जब आप एनएमआर वगैरह सब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, शील्डिंग डी शील्डिंग मैकेनिज्म सब पढ़ लोगे, तब आपको ये चीज़ सारी की सारी समझ में आएगी। वहाँ से हम नंबर ऑफ सिग्नल निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं जैसे आपको यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ कि एनएमआर के अंदर हमने क्या प्रेडिक्ट करना है कि मान लो कोई एटम है तो वो कितने एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो दो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो पीक्स जो है वो एनएमआर के अंदर शो होंगी, मतलब ये चीज़ अलग है, ठीक है। आप देखोगे बुक्स में इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। यहाँ आपके जो प्रोटॉन है वो अलग हैं, यहाँ के प्रोटॉन जो है वो मेरे पास अलग है, ठीक है। हाल तो ये प्रोटॉन ही है मेरे पास, इधर भी प्रोटॉन है इधर भी प्रोटॉन है, लेकिन एक जैसे प्रोटॉन नहीं है ये, ठीक है। ये प्रोटॉन अलग अलग एनवायरनमेंट में है, ये प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट में है। तो इसके बारे में तो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करूँगा कि ऐसा क्यों क्यों है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एनएमआर की ओर। तो देखिए एनएमआर जो है ना तीन वर्ड से मिलके बना है। पहला है आपका न्यूक्लियर, दूसरा है आपका मैग्नेटिक, तीसरा है आपका रेजोनेंस, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को समझेंगे कि इनका मतलब क्या क्या है। तो देखिए पहले तो मैं आपको हल्का सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर मीन्स वी हैव समथिंग रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मतलब कि इट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियस, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास न्यूक्लियस से लेना देना है, ठीक है। तो याद रखना एनएमआर के अंदर जो है हम यहाँ पे न्यूक्लियाइज को स्टडी करेंगे। जैसे आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी किया था कि हमारे पास ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो यहाँ किसका काम होगा सारा का सारा, एनएमआर में हमारा सारा का सारा काम जो है वो न्यूक्लियस को लेके है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से डील करना है, हमें इलेक्ट्रॉन से कुछ भी लेना देना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव टू डील विद द न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ हमारे पास, डेफिनेटली देर इज़ अ रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ जो है आपके पास लेना देना है एनएमआर के साथ। एंड फाइनली वी हैव रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, मान लो कि मेरे पास क्या है कि जब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब मेरे पास कोई दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर उनकी एनर्जी मैच कर जाए या उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच कर जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो आपस में रेजोनेंस में आ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस रेजोनेंस की बात करेंगे, हमें यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेजोनेंस मतलब कि जब आपके पास कोई दो चीज़ें हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी जो है वो मैच कर जाती है, तब हम बोलते हैं कि वो आपके पास रेजोनेंस में आ गए। तो देखिए एनएमआर के अंदर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हमें इन तीनों चीज़ों के मतलब समझना है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, मतलब कौन से न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर शो करेंगे, ठीक है। किस तरह के न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर एक्टिव होंगे, कौन से एनएमआर नहीं शो करेंगे। मैग्नेटिक मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस को ये साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, न्यूक्लियस ने जो भी किया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड फाइनली जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई की तो वो किस तरह से जो है वो रेजोनेंस जो है वहाँ पे शो होगा। तो ये सब हमने एनएमआर के अंदर जो है स्टडी करना है। तो देखिए एनएमआर स्टडी करने से पहले ना हम कुछ एक बेसिक चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं, ताकि आपको एनएमआर की ना अच्छे से समझ में आ सके कि एनएमआर में होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। तो देखिए बेसिक स्टडी करने से पहले ना, जैसे मैंने आपको कहा कि सारा का सारा काम यहाँ न्यूक्लियस का है, पहले थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको ना एटम के ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। एटम के अंदर जाएंगे हम, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। न्यूक्लियस जो है आपके पास, वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। वहीं से हम जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते ही हम जो है वो न्यूक्लियस की ओर पहुँचेंगे। तो एनएमआर स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एटम को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास एटम है, ठीक है। अब आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मान लो थोड़ा सा मैंने बड़ा करके इस तरह से इसको बना दिया, ठीक है। सो दिस इज़ माई न्यूक्लियस, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा एटम है, ठीक है। और न्यूक्लियस बना होता है आपके पास किसका, न्यूक्लियस बना होता है आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जो होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलो मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस तरह से मैंने एक
इलेक्ट्रॉन बना दिया, दिस इज़ माई इलेक्ट्रॉन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है दो मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपके पास प्रोटॉन, दूसरा होता है आपके पास न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सो दैट मीन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल्स हैं, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इनकी वजह से आपके पास न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस पॉजिटिव चार्ज मेक्स न्यूक्लियस टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब कंसीडर करो इलेक्ट्रॉन्स को, और अब यहाँ से ना ध्यान से सुनना स्टार्ट करना, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, तभी आपको सब कुछ जो है वो आगे समझ में आने वाला है। देखिए अब मैं पकड़ रहा हूँ आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है ना कि हमारी अर्थ जो है ना, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो सूरज के राउंड जो है वो घूमती है, ठीक है। आप सभी को पता है ना, पृथ्वी हमारी सूरज के राउंड घूमती है। और इसके अलावा जो है हमारी जो पृथ्वी है ना, वो आपके पास अपनी एक्सिस के राउंड भी आपके पास रोटेट करती है, ठीक है। मतलब हमारी अर्थ दो तरह के मोशन शो करती है। पहला, सन के राउंड जो मूव करती है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सीजन वगैरह जो होते हैं आपके पास सारे के सारे वहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास क्या होता है कि वो अपनी एक्सिस के राउंड जो है वो रोटेट करती है, जिसकी वजह से आपके पास डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, आप सभी को पता ही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड जो है इस तरह से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करेगा। इसके अलावा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी सिमिलरली अर्थ की तरह ही, एक तो इसका न्यूक्लियस के राउंड जो है वो रेवोल्यूशन आ गया, जिसको हम इसका ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। सेकंड, हमारे पास मोशन सेम होता है जैसे हमारे पास अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के राउंड रोटेट करती है। सिमिलरली हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपनी एक्सिस के राउंड जो है वो रोटेट करता है। तो मान लो कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को रोटेट करता हूँ इन अ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे हमारे पास अर्थ जो है वो सन के राउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करेगा। और रिवॉल्व करने के अलावा वो अपनी ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के राउंड जो है वो आपके पास रोटेट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिन करना, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? स्पिन करना। तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग। देखो स्पिन करना मतलब कि क्या, मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपनी ही जगह के ऊपर जो है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इज स्पिनिंग मोशन, ठीक है। ये जो गोल गोल घूमना है इसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं आपके पास। तो अब देखिए, जो स्पिन मोशन है ये तो दो तरह से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो यहाँ बनाया है मैंने आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स कि आपके पास क्लॉकवाइज भी पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ठीक है। वो क्लॉकवाइज जो है वो भी रोटेट कर सकता है। क्लॉकवाइज किस तरह से होगा? इस तरह से आपके पास, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज मोशन। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन है ना, पहला है मेरे पास ए वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड सिमिलरली जो बी वाला मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास अपनी जगह पे घूम रहा है। तो अब देखिए ना, इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है जब स्पिन करेगा, ठीक है, अब हमें पता है कि हर एक एवरी जो रोटेटिंग बॉडी होती है आपके पास, ठीक है, ठीक है, एवरी रोटेटिंग बॉडी, जब भी आपके पास कोई बॉडी रोटेट करती है, इट हैज़ समथिंग विच वी कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जब भी आपके पास कोई बॉडी रोटेट करती है उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो एंगुलर मोमेंटम होगा ही। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। तो उस एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो वाला मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू, इसको हम निकालते हैं बाई यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज़ योर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई, ठीक है, दिस इज अंडर द रूट। और ये एस मेरे पास क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन है, क्वांटम केमिस्ट्री से निकालते हैं हम इसको। तो इसकी डेरिवेशन वगैरह के ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं, आपका इससे कोई मतलब लेना देना भी नहीं है, ठीक है। एस क्या होता है हमारे पास? एस होता है मेरे पास यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। एस इज कॉल्ड एज योर स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, ये तो मैंने बोल दिया कि एवरी रोटेटिंग बॉडी है समथिंग विच वी कॉल्ड एज इट्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम किस तरह की क्वांटिटी है? दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी।
तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी इज़ वन विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हमारे पास क्या बची, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपके पास स्पिन कर रहा है। तो मतलब किस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास ओरिएंटेड हुआ है, मतलब वो आपके पास किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास एक और क्वांटम नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एम एस से। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास क्या बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि अगर मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है आपके पास, तो वो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा उस स्पिन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, जिसको हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √s/s+1 × h/2 पाई। ठीक है, यहाँ से हम उसका जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। पर अब देखिए साथ में ना वो किस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ओरिएंटेड होगा। ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में आपके पास वो स्पिन कर रहा है आपके पास, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपके पास जो है वो फेस करके वो आपके पास स्पिन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, ये ऊपर हो सकता है, नीचे को हो सकता है आपके पास, सिमिलरली आपके पास इस राइट साइड में हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने इस तरह से ऊपर को दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन उल्टा भी हो सकता है, नीचे वाली तरफ भी तो हो सकता है आपके पास। सिमिलरली ये राइट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मतलब किस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो फेस करके स्पिन करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ करके जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, दिस हैज़ अ वैल्यू ऑफ ±12। तो देखिए यहाँ तक तो बात हुई आपके पास किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास अपनी एक्सिस के राउंड जो है वो स्पिन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्पिनिंग मोशन जनरेट होगा। अब सिमिलरली अब यहाँ से ध्यान में समझना, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, अब यही चीज़ जो है, यही कंसेप्ट आपके पास अप्लाई किया गया न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के राउंड जो है वो आपके पास स्पिन करते हैं, यही कंसेप्ट अप्लाई किया गया न्यूक्लियस के लिए कि न्यूक्लियस भी जो है वो इसी तरह से कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो सेम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को स्पिन करवाया, अब सेम उसी तरह से न्यूक्लियस भी हमारे पास स्पिन करेंगे। ठीक है, अब तो अब हम सेम कंसेप्ट में न्यूक्लियस के ऊपर लेके आ रहा हूँ। न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस के राउंड, ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो भी स्पिन करेगा आपके पास अपनी एक्सिस के राउंड। मतलब स्पिन कौन कर रहा है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, वो स्पिन करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस तो इन दोनों के मिलने से बना है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जिस तरह से मैंने एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के केस में दिया, ठीक है, जैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के केस में दिया, अब सेम एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के केस में भी दूंगा मैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा मेरे पास, जिसको मैं यहाँ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब न्यूक्लियस के केस में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है सारा का सारा सेम, लेकिन ये जो क्वांटम नंबर है ये चेंज हो गया अब सारा का सारा यहाँ पे। ठीक है, तो आल्दो आई सेम, ये वही चीज़ है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आई इज आल्सो स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो एस है ये स्पिन क्वांटम नंबर है किसके केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, एस इज स्पिन क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन, और आई क्या है, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर किसके केस में, फॉर न्यूक्लियस के केस में। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो एक जैसे होते नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग है, तो डेफिनेटली हमारे पास एस और आई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब साथ में एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे पास जो आपके पास एस होता है ना, ठीक है, एस हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो फिक्स है, उसकी हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स होती है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास हाफ होती है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ फिक्स्ड, लेकिन जो मेरा आई है दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, आई मेरा फिक्स नहीं होता है। अब ऐसा क्यों कि स्पिन क्वांटम नंबर मेरा फिक्स है, डेफिनेटली एक ही वैल्यू है भाई, या तो स्पिन अप होगा या तो स्पिन डाउन होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्लस माइनस हाफ वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब दिस क्वांटम नंबर इज़ फिक्स्ड। लेकिन अब मैं अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूँ न्यूक्लियस के केस में हमारे पास, तो आई की वैल्यू जो है आपके पास, दैट इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर, वो फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सभी के सभी न्यूक्लियाई के अंदर बराबर तो होने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ में प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, कुछ में न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे, कुछ में न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो रहा है,
अलग अलग न्यूक्लियाई जो हैं उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो डिफर करते जाएंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे आई तो आपका सेम नहीं आएगा ना, आई भी आपका डिफरेंट निकल के आएगा। सो इसी वजह से आपके पास जो आई की वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। तो अब सिमिलरली जैसे मैंने आपके पास इलेक्ट्रॉन के केस में मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एस यूज़ किया था, अब सेम मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो न्यूक्लियस के केस में एम आई यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये आपके पास किसके लिए है, ये न्यूक्लियस के लिए है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो चलो यहाँ तक तो मैंने बात कर दी थोड़ी बहुत ही न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है वो आपके पास स्पिन करेगा। ठीक है, अभी मैंने स्पिन करवाया नहीं है, मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है वो स्पिन करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से अब बेसिक फील्ड की ओर, थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री से थोड़ा परे जाएंगे, हम थोड़ी सी फिजिक्स की बातें करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा फिजिक्स के बारे में, ये हमारे पास एक टॉपिक होता है वहाँ पे करंट का। ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई एक वायर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस वायर को सर्कुलर लूप की तरह बना के रख दिया। ठीक है, सर्कुलर बना दिया मैंने वायर को, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे पास कोई करंट कंडक्टिंग कॉइल है और मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। ठीक है, अब जब आप स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ से जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर ही आता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई करंट कंडक्टिंग कॉइल है। ठीक है, तो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो वायर जिसमें से मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है वो वायर जो है ना आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास एक करंट कंडक्टिंग कॉइल है कोई आपके पास। ठीक है, उसमें से करंट जो है आपके पास फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो करेगा वो आपके पास एक मैग्नेट की तरह जो है वो आपके पास बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। अब इस चीज़ को भी ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो निकलने जा रहा है। तो डेफिनेटली आपके पास न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ये बहुत ज़रूरी है एनएमआर के अंदर। तो इसके रोल को तो आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने यही बोला कि मान लो मेरे पास एक करंट कनेक्टिंग कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल मतलब जिसके अंदर करंट जो है वो कैरी होगा, तो जब करंट फ्लो करेगा डेफिनेटली वहाँ वो वाली वायर जो होगी आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने स्टार्ट कर देगी। मतलब वो जो वायर होगी ना उसके आसपास जो है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास प्रोड्यूस हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है दैट इज़ समथिंग देयर नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कहाँ से ट्रैवल करती हैं, वो नॉर्थ से जाती हैं साउथ की ओर। ठीक है, मतलब कि मान लो मेरे पास इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो कहाँ से जाएंगी, वो नॉर्थ से चलेंगी टुवार्ड्स दी साउथ। ठीक है, यहाँ से जाएंगी इस तरह से, नॉर्थ से जाएंगी साउथ की ओर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक बेसिक सा प्रिंसिपल है मैग्नेटिज्म के अंदर। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो भी हमारा मूविंग करंट होता है। ठीक है, या मूविंग चार्ज होता है हमारे पास, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हमारा चार्ज मूव करेगा, ठीक है, या फिर हमारे पास अगर हमारे पास करंट है अगर वो आपके पास मूव कर रहा है तो डेफिनेटली आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जनरेट करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ पोल होगा, कहीं ना कहीं मेरा साउथ पोल भी होगा। ठीक है, तो गाइज अब मैं थोड़ा सा आपको ना राइट हैंड थंब रूल की ओर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है ना राइट हैंड थंब रूल के बारे में, कि हमारे पास जो थंब होता है, ठीक है, थंब हमारे पास जो है वो क्या बताता है। ठीक है, और हमारे पास जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो हमारे पास क्या चीज़ बताती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव मोशन होता है तो थंब बताता है हमारे पास हमेशा नॉर्थ पोल को। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव मोशन का मतलब क्या है कि जब मेरा न्यूक्लियस जो है वो आपके पास स्पिन करेगा। ठीक है, तो जब भी मतलब न्यूक्लियस स्पिन करेगा, या फिर चलो मैं सिंपल यहाँ पे बोलता हूँ कि न्यूक्लियस जब मेरे पास मूव करेगा, ठीक है, तो जब न्यूक्लियस मूव करेगा मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड अगर जो जनरेट होगी तो उसका नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा, मेरे थंब की डायरेक्शन में। ठीक है, और मेरी जो फिंगर्स हैं वो मेरे पास क्या बताएंगे, आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उसको बताएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर नेगेटिव मोशन होगा, नेगेटिव मोशन की इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, तो ये जो मेरा थंब है वो आपके पास साउथ पोल के बारे में बताएगा। ठीक है, साउथ पोल बताएगा इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, नेगेटिव मोशन जब होता है तो आपके पास जो है वो थंब जो है वो साउथ पोल के बारे में बताएगा, और डेफिनेटली फिंगर्स तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास मोशन होगा, ठीक है, उसके बारे में बताएंगी। तो इस चीज़ को तो मैं यहाँ पे ना आपके पास बना के दिखाता हूँ। सपोज ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों। ठीक है, ये है मेरे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज़ अवर न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से चलते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा
कि अगर मेरे पास स्पिन मोशन होता है, मतलब स्पिन करेंगे, ठीक है, तो दो तरह से हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर आपके पास क्लॉकवाइज, ठीक है। सिमिलरली इस तरह का मोशन मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस जो है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे या फिर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। तो अब आपने क्या अप्लाई करना है, अब आपने अप्लाई करना है राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास पॉजिटिव मोशन होगा, पॉजिटिव मोशन किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारे पास। तो जो मेरा थंब होगा, मेरा थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। और मेरे पास जो फिंगर्स हैं वो क्या बताएंगे मेरे पास, कि आपके पास डायरेक्शन क्या है करंट की, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस का मतलब क्या है, यहाँ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है मेरे पास, डायरेक्शन है करंट की, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, ठीक है, इस वाले को मत देखना। तो डायरेक्शन देखिए करंट की ये है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो थंब क्या बता रहा है मेरे पास, दिस थंब इज टेलिंग यू अबाउट नॉर्थ पोल। तो मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये मेरा साउथ पोल हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्लॉकवाइज, आपके पास क्लॉकवाइज वे में ये आपके पास यहाँ पे स्पिन कर रहा है। तो क्लॉकवाइज स्पिन करने का मतलब क्या है कि अब मेरा हाथ जो है अब इस तरह से नहीं होगा, अब मेरा हाथ उल्टा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, अपना हाथ पकड़ो, ठीक है, ये मतलब उल्टा हो जाएगा सारा का सारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा नॉर्थ पोल कहाँ होगा, नीचे वाली तरफ को होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो या फिर मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे आप एक किस्म का राइट, आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है आपके पास। तो देखिए लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली तो आपके पास बहुत इजी हो जाएगा ना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से डेफिनेटली हमारे पास ये जो डायरेक्शन होगी वो मेरी नॉर्थ की होगी। लेकिन मैं तो यहाँ पे फ़िलहाल आपके लिए राइट हैंड थंब रूल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ पॉजिटिव मोशन के अंदर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज लाइक इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो थंब है वो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के केस में भी यही कंसेप्ट आएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो मेरे पास आपके पास थंब होता है ना इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव मोशन के अंदर, ठीक है, थंब मेरे पास जो है राइट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपके पास जो थंब होगा वो आपके पास साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो मेरा मोशन है आपके पास, दिस इज मोशन लाइक दिस, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा आपके पास, ठीक है, लाइक दिस। तो थंब जो है मेरे पास ये वाला ऊपर की डायरेक्शन को होगा, तो दिस विल रिप्रेजेंट साउथ, ठीक है। नॉर्थ नहीं बताएगा, नॉर्थ कब बताएगा, जब पॉजिटिव मोशन होगा, पॉजिटिव मोशन मतलब न्यूक्लियस का। तो सिमिलरली अब इसके लिए साउथ जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा अब आपके पास, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर नॉर्थ, दिस इज़ योर नॉर्थ एंड दिस इज़ योर साउथ। तो देखिए इस चीज़ को बताने का मेरे पास सिंपल यही मतलब था कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होते हैं और साउथ कहाँ होते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैं नॉर्थ और साउथ बोलूँगा, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ जो है वो किस तरह से आपके पास जो है वो निकल के आते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, अब अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो वो कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सिमिलरली क्यों क्यों बिहेव किया, क्योंकि यहाँ से आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो जनरेट हो रहे हैं आपके पास। सिमिलरली अगर न्यूक्लियस स्पिन करता है तो उसकी स्पिन की वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह जो है वो आपके पास बिहेव करेगा। बिहेव क्यों करें, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास चार्ज जो है वो मूव करता है तो आपके पास वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ होंगे आपके पास कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ ही आपके पास एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन स्पिन करे या न्यूक्लियस स्पिन करे, वो आपके पास जो है वो ऐसा मैग्नेट जो है आपके पास बिहेव करेंगे, ठीक है। और यही हम बात करने जा रहे हैं अब रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस जो है उसकी स्पिन की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। जब न्यूक्लियस स्पिन किया तो उसने एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर दी, ठीक है। अब मैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, मतलब ये तो न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मूवमेंट थी, अब मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो लेक्चर में बने रहना, लेक्चर छोड़ना मत, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो सुनने को मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप इस प्रिंसिपल को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। जब लेक्चर खत्म होगा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्रिंसिपल जो है वो आसानी से समझ में आएगा, लेकिन आपको पेशेंट रहना है और पूरा पूरा लेक्चर सुनना है और मेरे साथ जो है लास्ट तक बने रहना है।
तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो आपकी न्यूक्लियस है वो स्पिन करेगा, ठीक है। और जब भी कोई चार्ज स्पिन करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन की वजह से अब आपके पास न्यूक्लियस जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस इज बिहेविंग लाइक अ टेनी मैग्नेट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ना बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, एक तो है न्यूक्लियस, इसने स्पिन किया, इस तरह से स्पिन किया इसने, इसने स्पिन की वजह से आपके पास मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है। फील्ड जनरेट होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। नो लेट अस सपोज मेरे पास ये टूथ स्टिक है, ठीक है। ठीक है, अब ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इट इज़ स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग मतलब ये इस तरह से जो है आपके पास ये स्पिन करता है, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये इसको मैंने यहाँ फिलहाल के लिए यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब ये स्पिन करेगा तो इसकी स्पिन की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप ला रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्पनर रखा और ये मैंने यहाँ पे रेजर रख दी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या चीज़ है, ये मैं बाहर से एक फील्ड जनरेट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फील्ड लगा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ये मेरा न्यूक्लियस है ना, ठीक है। अब मैं इस न्यूक्लियस के पास जो है वो इस फील्ड को लेके आ गया हूँ। तो इस फील्ड को लाने के बाद, ठीक है, ये जो मैं बाहर से, इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैं इसको लेके आया हूँ तो ये जो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो एक टाइनी, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैं बाहर से लेके आया हूँ। ये जो न्यूक्लियस है जो कि एक आपके पास स्पिन करने की वजह से एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं अब इसके अंदर। तो देखिए पहली चीज़, जब तक फील्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैंने फील्ड दूर रख दी है, ये है मेरा न्यूक्लियस इस टाइम पे, ठीक है। अब फील्ड नहीं है, न्यूक्लियस कहीं पे भी आपके पास रोटेट कर सकता है, ठीक है। इट कैन स्पिन अराउंड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से कर सकता है, इस डायरेक्शन में कर सकता है आपके पास, यहाँ को कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, ठीक है। डाउनवर्ड कर सकता हूँ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपके पास न्यूक्लियस जो है वो आपके पास स्पिन कर सकता है। तो इसको मैं बोलूँगा आपके पास कि वो वाला न्यूक्लियर मेरे पास कैसा है, वो डीजेनरेट है। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जो है बिंदास जो है आपके पास वो स्पिन कर सकता है। उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि भाई तूने इसी साइड को मूव करना है या तूने उसी साइड को जो है वो स्पिन करना है। मतलब वो इस टाइम पे बिल्कुल फ्री है, वो कहीं पे भी रोटेट कर सकता है, कहीं पे भी स्पिन कर सकता है, उसको कोई नहीं छेड़ने वाला है। तो देखिए जो बिंदास न्यूक्लियाई जो है वो फ्री होके मूव कर रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो अब ठीक है, अब ये तो पहले तो बिंदास मूव कर रहा था, ठीक है। अब फील्ड अप्लाई करने के बाद जो है वो कितनी डायरेक्शन में आपके पास जो है वो स्पिन करेगा, ठीक है, कहाँ को ओरिएंट होगा अब आपके पास। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया ना, अब वो कहाँ को जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब हमने यहाँ से निकालनी है। इसको हम बोलेंगे आपके पास कि कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन वो ले सकता है, या फिर हम इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी ले सकता है, दिस इज इक्वल टू 2i+1। और इसको हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दिस इज कॉल्ड एज योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वेयर आई इज कॉल्ड एज योर स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर मान लो अगर मेरे पास जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू 1/2 हो, तो कितनी ओरिएंटेशन ले सकता है, दैट विल बी योर 2, ठीक है। तो मतलब वो सिर्फ 2 ही ओरिएंटेशन ले सकता है, एंड दैट ओरिएंटेशंस आर आइदर +½ और एक हो गया आपके पास -½ तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो ये जो मेरा न्यूक्लियस था, ठीक है, जो इस तरह से आपके पास एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, तो मतलब वो 2 डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है वो लेगा इन दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब वो कौन सी ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए जब मैंने बिल्कुल भी फील्ड अप्लाई नहीं की है, ठीक है, जब मेरे पास कोई फील्ड नहीं है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिन करेगा, ठीक है। तो उसकी स्पिन की वजह से, ठीक है, इस तरह से स्पिन करेगा, दिस इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मेरा इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे दिखाने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस का स्पिन इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इट कैन स्पिन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आपका न्यूक्लियाई जो है वो अब स्पिन जो है वो हमारे पास कर सकता है, ठीक है। तो दिस कैन स्पिन इन एनी डायरेक्शन, सॉरी नॉट, ये इस तरफ को नहीं आएगा, ये आएगा इस तरफ को, ठीक है, यस, इस तरह से, तभी आपके पास नॉर्थ पोल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई कि जब न्यूक्लियाई जो है
मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो वो किस तरह से रोटेट करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में न्यूक्लियाई जो है वो रैंडमली ओरिएंटेट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक सिंपल तरीके से दिखाता हूँ विदाउट एनी मोशन कि कहाँ पे रोटेट कर रहा है। मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो न्यूक्लियस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो आपके पास ओरिएंटेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास डी जनरेट है। ठीक है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम भाई एक ही डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, वो सारे के सारे डी जनरेट है, वो किसी भी डायरेक्शन में आपके पास ओरिएंटेट हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। दैट इज न्यूक्लियस जो है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ की बात हो रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की है। नो सपोज कि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, तो मान लो अब आपने फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, मैंने फील्ड अप्लाई कर दी तो डेफिनेटली वहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। दिस इज़ माई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने नॉर्थ एंड साउथ लिखा है दिस इज़ फॉर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है इस टाइम पे। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, अब आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कहाँ से कहाँ को जाती है, वो जाती है नॉर्थ से टुवार्ड्स दी साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी। ठीक है, यहाँ से जाएंगी वो आपके पास। ठीक है, नॉर्थ से जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टुवार्ड्स दी साउथ। ठीक है, यहाँ से जाएंगी साउथ की ओर। तो अब देखिए ना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना ये चीज़, एनएमआर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है, अब जब आप फील्ड अप्लाई कर दोगे, ठीक है, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो नेचर का एक रूल होता है भाई आपके पास। ठीक है, मान लो ना कि मैं खुद एक मैग्नेट हूँ। ठीक है, मैं खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। तो मान लो अगर कोई मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता है जाके। ठीक है, मैं एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा हूँ और मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके रख देगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उस फील्ड के साथ जो है वो खुद को अलाइन करने की कोशिश करूँगा। जैसे मतलब जिस डायरेक्शन में वो फील्ड अप्लाई की जा रही है ना, मैं उसी डायरेक्शन में खुद को अलाइन करने की कोशिश करूँगा। तो मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है ना। ठीक है, तो ये स्पिन कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, ऊपर नीचे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन जब इसको फील्ड मिलना स्टार्ट हो गई तो ये क्या करेगा, इसकी खुद को कोशिश करेगा कि वो अलाइन करे इसको कहाँ पे, विद द फील्ड, जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई हो रही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है आपके पास उसी डायरेक्शन पे खुद को अलाइन करे। तो इस चीज़ को ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको चीज़। ठीक है, ये चीज़ मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, दिस इज़ मैग्नेट, ये मेरा मैग्नेट है आपके पास एक। ठीक है, ये मैग्नेट है मेरे पास। डेफिनेटली मैंने आपको क्या कहा था, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो जाती है हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से। ठीक है, नॉर्थ से जाएंगी ये साउथ की ओर को, और ये मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो नॉर्थ साउथ मैंने लिखे हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए, जब मैंने क्या किया, मैंने इस बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया मैंने। अब क्या होगा, अब आप सभी को पता है ना, नॉर्थ नॉर्थ जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अट्रैक्शन किसके बीच में होगी, नॉर्थ और साउथ के बीच में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को हमारे पास रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप दो चुंबक पकड़ो। ठीक है, दो मैग्नेट पकड़ो, उनको एक दूसरे की ओर लाओ। ठीक है, वैसे आप क्या देखोगे, अगर आप उनको फ्री छोड़ते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे एकदम से। ठीक है, लेकिन आप उनको इस तरह से पकड़ो ना, और अगर आप ध्यान से देखो, एक ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी जब वो मैग्नेट एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। जब आप उनको एक दूसरे के पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, खुद करके देखना। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने किया भी बहुत बार है। ठीक है, कि जब आप मैग्नेट को इस हिसाब से पकड़ते हो ना कि वो एक दूसरे को लेके आओगे, लेकिन वो आपके पास अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपके पास। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स जो है आपके हाथों पे लगना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी अपना हाथ लूज़ किया तो वो एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो जो है वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कब होता है, जब नॉर्थ नॉर्थ होंगे और साउथ साउथ होंगे, वो एक दूसरे को बिल्कुल रिपेल कर देंगे। लेकिन हल्का सा नॉर्थ और साउथ मिला वो एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा उसको। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है, जब मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा तो मेरा जो साउथ होगा इस बार मैग्नेट का, ठीक है, वो नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ जो है वो साउथ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। और किसके साउथ की ओर, ये एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मैंने की है इसके साउथ की ओर को अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा डेफिनेटली ये जो मेरा बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप देख सकते हैं अब क्या होगा, ये इस तरह से खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो मेरी डायरेक्शन है, ठीक है, इस बार मैग्नेट की,
अब आप देख सकते हैं ना, ये डायरेक्शन चेंज होके अब यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये जो चीज़ है मेरे पास इस तरह से जो खड़ा हुआ है मेरा बार बैकग्राउंड, ठीक है, नॉर्थ साउथ, अब इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपके पास। तो मतलब ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जैसे ही इस डायरेक्शन में होगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, जो बार मैग्नेट का साउथ वाला एंड है ना, इसका साउथ वाला एंड, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ को हो जाएगा। और ये जो नॉर्थ वाला एंड है, ठीक है, वो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड के साउथ की तरफ को हो जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेटली नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो हमारे पास क्या होगा, जब अट्रैक्शन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास कम हो जाती है, लेकिन जब रिपल्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ से ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मान लो मेरे पास एक फ्री मैग्नेट है, ठीक है। अब फ्री मैग्नेट है, वो कैसे मर्जी रोटेट कर सकता, मतलब कैसे मर्जी स्पिन कर सकता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे दैट न्यूक्लियाई इज रेंडमली ओरिएंटेड और डीजेनरेट है। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अब फील्ड के साथ क्या होगा, वो न्यूक्लियाई जो है वो खुद को अलाइन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। खुद को अलाइन कर देगा, मतलब इस तरह से वो आपके पास नॉर्थ और साउथ एंड जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ऐसा होगा, हमारे पास अट्रैक्शन होगी, तो उसकी एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है वो जब खुद को अलाइन कर रहा है विद द फील्ड, ठीक है, न्यूक्लियस जब खुद को अलाइन कर रहा है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो खुद को उसके साथ में अलाइन कर रहा है। तो इससे उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जा रही है, ठीक है। एनर्जी कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है, और अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। तो देखिए, ये तो मैंने आपके पास एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि जो न्यूक्लियाई होंगे जब हम फील्ड अप्लाई कर देंगे तो वो खुद को किस तरह से अलाइन करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ इसको चलो बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, फ्री न्यूक्लियस है, रेंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियस है, जैसे मर्जी ओरिएंटेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, मतलब आप उस न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ गए, तो वो क्या करेगा, दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। पहली ओरिएंटेशन क्या है कि आपके पास, पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जब आप फील्ड अप्लाई कर दोगे, कंडीशन नहीं है सॉरी, आपके पास ये है कि जब आप न्यूक्लियस को, ठीक है, जब आपके जो रेंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियस है, जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरह से अलाइन करेगा खुद को। तो पहली ये है कि वो फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर लेगा। सेकंड, वो उस फील्ड के अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है, वो उस फील्ड के अगेंस्ट जाके खुद को अलाइन कर देगा। मतलब फील्ड के अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरा न्यूक्लियस था, ये वाला जो मेरा न्यूक्लियस था, ठीक है, वो इस तरह से गया, ठीक है, मतलब इस तरह से जा सकता है, मतलब नॉर्थ के सामने नॉर्थ, साउथ के सामने साउथ। तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्शन देखने को मिलेगी हमें, रिपल्शन देखने को मिलेगी हमें, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी बढ़ जाएगी। तो मतलब हमारे पास ये दो ही तरह की जो है पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वो आपको शो करके दिखाया होगा कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, ठीक है, ये मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो मेरा न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से खुद को अलाइन करेगा, ठीक है, या तो विद द फील्ड अलाइन करेगा। देखो यहाँ से मैं फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है खुद को अलाइन कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है खुद को इसके साथ अलाइन करके लेके जा रहा है, ये खुद को इसके साथ अलाइन कर रहा है। ये कुछ न्यूक्लियस है जो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब फील्ड ऐसे जा रही है और ये इसके अगेंस्ट है। तो जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी तो आपके पास यही होती है ना कि जो न्यूक्लियस होगा वो आपके पास खुद को अलाइन करेगा फील्ड के साथ। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास कम होगी उसको अलाइन करने के बाद। जब जब वो खुद को फील्ड के साथ अलाइन कर लेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगी नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ के बीच में, जिससे उसकी एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके पास एनएमआर के अंदर, ठीक है। तो यही हमें एनएमआर के अंदर करना होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई भी न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो शुरू में जब कोई फील्ड नहीं है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में आपने न्यूक्लियस को नहीं रखा है, ठीक है, उसके स्पिन की वजह से वो आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वो रेंडमली ओरिएंटेड है, मतलब कहीं पे भी आपके पास जो है वो ओरिएंट हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं डीजनरेट। लेकिन जैसे ही आप उस न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आओगे, ठीक है, जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आओगे तो वो खुद को जो है उस फील्ड के साथ अलाइन कर देता है, ठीक है, या तो खुद को उस फील्ड के साथ अलाइन करेगा या उसके अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो जब फील्ड के साथ अलाइन करता है तो उससे हमारे पास अट्रैक्शन होगी, ठीक है, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ के बीच में, जिसकी उसकी एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि सिंस न्यूक्लियाई हमारा खुद, उस न्यूक्लियाई जो है आपने, जो आपका न्यूक्लियाई आपने यूज़ किया है, ठीक है, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसने खुद को अलाइन कर लिया है आपके पास फील्ड के साथ। तो डेफिनेटली कुछ तो एनर्जी कम हुई होगी हमारे पास न्यूक्लियस की, ठीक है, जो ऑलरेडी एनर्जी थी वो वहाँ से कुछ ना कुछ तो कम हुई ही होगी। तो चलो इस चीज़ को मैं आपके पास इस तरह से शो करता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है,
ठीक है, कि मान लो मेरे पास ये ना एक फ्री न्यूक्लियस है इस तरह से, ठीक है, दिस इज़ फ्री न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी है फ्री न्यूक्लियस की। जब मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले आया तो क्या हुआ, इसने खुद को अलाइन किया तो अट्रैक्शन हुई होगी तो कुछ तो एनर्जी जो है इसकी कम हुई होगी ना न्यूक्लियस की अब, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो न्यूक्लियस की कम हुई, मान लो कि ये यहाँ पे कम हो गई, ठीक है, तो कम कब हुई आपके पास ये, जब इसने खुद को अलाइन किया विद दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये जो एनर्जी कम हुई न्यूक्लियस की ये कब हुई, जब उसने खुद को फील्ड के साथ अलाइन कर लिया है। तो मान लो, ठीक है, ये मेरे नॉर्थ एंड साउथ पोल आ गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था साउथ पोल जो है डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे मेरा साउथ होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होगा किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा मेरे पास, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ओरिएंटेड कर रहा होगा आपके पास वो। आप यहाँ से इजीली राइट हैंड थंब रूल जो है वो लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मेरा थंब है तो मतलब ये मेरे पास नॉर्थ पोल होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या पता लगा कि न्यूक्लियस जो है, जैसे ही मैंने अब हमारे न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमारे न्यूक्लियस ने जो है वो इस फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर लिया है, तो मैंने क्या कहा, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से समझना, यही एनएमआर का सारा प्रिंसिपल है जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम मेन चीज़ के ऊपर पहुँच गए हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्या चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना, अपने दिमाग खोल लो कि क्या होने वाला है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं रेडिएशन जो है, जो हम बोल रहे हैं ना इंटरेक्शन होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, विद दी मैटर, यहाँ पे मेरा मैटर कौन है, न्यूक्लियस है। अब इंटरेक्शन किसकी होनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम अप्लाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिए रेडिएशन मैंने अप्लाई कर दी, अब मेरी रेडिएशन जो भी न्यूक्लियस के थ्रू जो है जो पास होंगी, तो मैं इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रहा हूँ, ठीक है, आई एम पुटिंग अ डिटेक्टर आउट हेयर, ठीक है। इस डिटेक्टर का क्या काम होगा, ये डिटेक्टर मुझे ये बताएगा कि ये जो मैंने रेडिएशन यहाँ पे अप्लाई की इस न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, तो मतलब यहाँ से कितनी रेडिएशन मेरे पास ट्रांसमिट हो गई, मतलब इस न्यूक्लियस ने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया भी है या नहीं किया है, तो वो कौन बताएगा, वो डिटेक्टर बताएगा हमारा। तो देखिए अब ध्यान से समझना, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा हूँ न्यूक्लियस को, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देने जा रहा हूँ न्यूक्लियस को, दे कब रहा हूँ मैं, जब मेरा न्यूक्लियस जो है उसने खुद को अलाइन कर लिया हुआ विद दी फील्ड, ठीक है। अब मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। रेडिएशन का मतलब क्या, कि मैं न्यूक्लियस को एनर्जी देने जा रहा हूँ अब। तो जब मेरे न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो जो आपके पास ये जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जा सके, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने क्या कहा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपके पास, ये जो एनर्जी जो हमें न्यूक्लियस को देने जा रहे हैं, ठीक है, अगर न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अभी तो उसने खुद को इसके साथ में अलाइन किया हुआ है, लेकिन वो इस फील्ड के अगेंस्ट खुद को अलाइन कर ले, मतलब ये जो आपके पास नॉर्थ पोल होगा वो यहाँ चला जाएगा और साउथ पोल जो है वो यहाँ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर हमारे न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी मिल गई, ठीक है, जिससे वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये स्पिन कर रहा है, तो ये आपके पास नॉर्थ पोल आ गया, ये मेरा साउथ पोल आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे इस न्यूक्लियस को, ठीक है, तो जब वो इतनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगा सो दैट कि इट गोज अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से चला जाएगा अब आपके पास ये, ठीक है, नॉर्थ पोल यहाँ पे चला जाएगा, साउथ पोल यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये खुद को यहाँ से रोटेट करके इस तरह से मतलब उल्टा चला जाएगा, देखिए, ठीक है, ये विद द फील्ड है, मतलब अब अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इतनी एनर्जी इसको मिल गई तो उतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। चलो मान लो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज आप लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो आपके सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है, ठीक है, अगर आपको एक अच्छी लड़की देखने को मिल रही है, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जाके उससे बात करूं, ठीक है, आप ये सोचेंगे कि उससे जाके बात करूं, तो देखिए अब डायरेक्ट तो जाके आप उससे बात नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप कोशिश नहीं कर पाओगे जाके डायरेक्ट उससे बात करने की,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जाके उससे बात करूँ तो डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं पीछे से कुछ कुछ ना कुछ पुशअप तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? किसी न किसी को आपको पीछे से कुछ पुश देना पड़ेगा। तो वो काम कौन करते हैं? वो यूजुअली आपके फ्रेंड्स ही करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, सभी बोलते हैं भाई हाँ भाई तुझे देख रही है, जा जा जा। तो इस तरह का पुशअप पीछे से आपके फ्रेंड्स देते हैं। तो डेफ़िनेटली हमारे पास भी यही, यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे भी मेरा सेम कंसेप्ट है ना कि यहाँ मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है? इसने खुद को फील्ड के साथ अलाइन किया हुआ है, ठीक है? लेकिन अब इसको देखिए सुंदर कन्या, ठीक है? अब इसको चाहिए कुछ एनर्जी, ठीक है? जैसे ही एनर्जी मिलेगी, इसको पीछे से कोई पुशअप कर देगा, तो वो क्या करेगा, वो इस उस कन्या से बात करने के लिए, वो कन्या कहाँ पे है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है? उससे बात करने के लिए वो इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा उसको, ठीक है? क्योंकि वो इस तरफ को है, ठीक है? अब यहाँ से उसको इस तरफ को जाना पड़ेगा, मतलब पीछे से कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट कि इट गोज़ फ्रॉम, ये जो विद द फील्ड अलाइन हुआ है यहाँ से वो अगेंस्ट द फील्ड जो है वो जा सके, ठीक है? सिंपल सी बात है कि जब आपका कोई न्यूक्लियस है ना, ठीक है, आपका न्यूक्लियस है, जब वो फील्ड के साथ अलाइन कर चुका है तो उसकी एनर्जी जो है आपके पास कम हो चुकी है, ठीक है? अब आपको उसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाना है। अगेंस्ट द फील्ड मतलब आपको डेफिनेटली एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है? तभी जा सकता है भाई, ऐसे तो है नहीं कि ऑलरेडी उसकी एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है, अब अगेंस्ट द फील्ड जाए बेचारा, तो कहाँ पे जाएगा वो बेचारा? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? तो वो काम कौन करता है आपका? वो काम करती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास जो है बहुत सारी, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस बनते हैं, लाइक यूवी, कॉस्मिक, गामा, ठीक है? हमारे पास आई आर रेडिएशन होती हैं। तो ये काम कौन सी रेस करने वाली है? ये जो काम करेंगे हमारे पास, तो ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास न्यूक्लियस को, ठीक है, ये जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे क्या करे, ताकि वो ये जो खुद को इस फील्ड के साथ अलाइन कर चुका है उसके अगेंस्ट जा सके, वो वाला काम जो है हमारे पास, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी उनमें से हमारे पास जो है वो काम करेंगे आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। मतलब जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास यूजली लाई करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन वाली हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, वो वाला ये काम करेगी न्यूक्लियस को फ्लिप करने का, ठीक है? अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपके पास बताई कि विद द फील्ड से अगेंस्ट द फील्ड जाना, इसको हम बोलते हैं फ्लिप करना, ठीक है? ये जो न्यूक्लियस विद द फील्ड में लाइन हुआ है यहाँ से अगेंस्ट द फील्ड जाएगा, इसको बोलेंगे फ्लिप करना। फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसे अलाइन कर लिया उसने विद द फील्ड, अब उसको ऐसे होना है, ठीक है, यहाँ से उसको इस तरह से इस तरफ को जाना है, तो इसका बोलते हैं मतलब उसने फ्लिप कर लिया है खुद को, ठीक है, एक साइड से वो दूसरी साइड को चला गया है। और ये काम कौन सी वेव्स करने वाली हैं? ये काम करने वाली हैं आपके पास जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, ठीक है, ये काम ये करेंगे, ठीक है? हमें कोई बहुत हाई एनर्जी की वेव नहीं चाहिए, मतलब कॉस्मिक, यूवी, इस तरह की हमें वेव्स नहीं चाहिए, गामा रेस, ठीक है? ये सिंपल हमारा रेडियो वेव्स जो है ये वाला काम कर देंगी। अब देखिए रेडियो वेव्स में भी हमारे पास एक रेंज होती है, ठीक है? तो वहाँ से हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी जो है हम यूज़ करें सो दैट कि वो न्यूक्लियस जो है वो उन वेव्स को एब्जॉर्ब करके हमारे पास क्या करे, फ्लिप कर जाए, ठीक है? वो मेनली डिपेंड करता है आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है? वो जो न्यूक्लियस, जो भी आप न्यूक्लियस लोगे उसके लिए अपनी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मान लो ये न्यूक्लियस है, इसको चाहिए यहाँ पे 100 जॉल्स की एनर्जी, ठीक है? इट रिक्वायर 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी। तो आप क्या करो, यहाँ से 0 जॉल्स की एनर्जी भेज दो, ठीक है? 2 जॉल्स भेज दो, 10 जॉल्स भेज दो, 50 जॉल्स भेज दो, 90 जॉल्स तक भेज दो, ठीक है? वो न्यूक्लियाई हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है ना, ये जो क्वांटम, ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये लालची नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है? इनको अगर कम, इनको जितनी एनर्जी चाहिए ना उतनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि छोटे मोटे से काम सार लेंगे अपना ये। अगर इनको 100 जॉल्स चाहिए ना तो ये 100 जॉल्स ही लेंगे। तुम चाहे 99 तक दे दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? ये 90 जॉल्स या इससे ज़्यादा दे दो, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे मैच कर जाएगी 100, तभी वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो हमारा डिटेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा ये काम बता देगा सारा का सारा। जैसे मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लॉट भी बता देता हूँ आपको एक, किस तरह से हमारे पास जो है वो NMR स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है? मान लो ये मेरे पास एनर्जी है, ठीक है? आपके न्यूक्लियस को कितनी चाहिए, 100 जॉल्स एनर्जी। आपने भेजी 0, 5, 10, इस तरह से भेज दी आपने। तो न्यूक्लियस जो है आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी पड़ी सारी की सारी ये बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो सारी की सारी डिटेक्टर के पास आ जाएगी। डिटेक्टर क्या बताएगा कि इसने बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं किया, 100% ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से चलता रहेगा। जब ये 100 जॉल्स वाली एनर्जी जो है मैच कर जाएगी तो एकदम से आपके पास डिटेक्टर जो है वो बता देगा कि इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है? इसका ट्रांसमिशन जीरो हो जाएगा। तो डेफिनेटली वहाँ यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बन के आ जाएगा। अब 100 जॉल्स हो गया यहाँ पे, इसके बाद आप एनर्जी बढ़ाते रहो, ठीक है? वो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इस तरह से हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन के आ जाएगा।
तो अब देखिए ना, जब आपकी रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, ठीक है, जब आपकी जो रेडिएशन की एनर्जी, दैट इज़ जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब इनकी एनर्जी जो है हमारे पास वो न्यूक्लियाई की एनर्जी से मैच कर जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 जॉल का कंसेप्ट है, जब ये दोनों 100 जॉल्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तब उसके पास न्यूक्लियस क्या करेगा, वो उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और जो विद द फील्ड गया है उसको अगेंस्ट द फील्ड जो है वो खुद को अलाइन कर लेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि आपके पास रेजोनेंस आ गया है, ठीक है। ये जो वर्ड था एनएमआर, दैट इज़ योर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अब यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो रेजोनेंस मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब दो चीज़ों के आपके पास एनर्जी या फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तब हम बोलते हैं कि उनके बीच में रेजोनेंस आ गया है। तो डेफिनेटली रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपके पास जो एनर्जी होगी हमारे पास या फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जब वो मैच कर जाएगी न्यूक्लियस की फ्रिक्वेंसी या एनर्जी के साथ, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं उसके बाद न्यूक्लियस उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके, ठीक है, ये जो विद फील्ड है उसके अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस जो है यहाँ से फ्लिप हो गया है और फ्लिप होने के बाद न्यूक्लियस जो है वो आपके पास जो है हमारे पास अगेंस्ट द फील्ड चला गया और ये कंडीशन आपके पास रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर देगी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ, मेरे पास है फ्री न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज़ योर फ्री न्यूक्लियस। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया कि मेरे पास ये बिल्कुल फ्री न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, अप्लाई की तो मैंने क्या होगा यहाँ पे, जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो न्यूक्लियस जो है वो खुद को अलाइन कर लेगा, ठीक है, न्यूक्लियस ने खुद को अलाइन कर लिया विद द फील्ड, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखिए ये अलाइनमेंट इस तरह से ना, इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एरो क्या बता रहा है कि विद द फील्ड जो है वो अलाइन कर रहा है, ठीक है, ये विद द फील्ड के लिए है, ठीक है। अब मैंने एनर्जी दी, ठीक है, जो आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो आपके रेडियो वेव्स जो आपने यूज़ की, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन आ गई, न्यूक्लियस ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, क्या किया न्यूक्लियस ने, ठीक है, न्यूक्लियस ने यहाँ से जो विद द फील्ड है वो अगेंस्ट द फील्ड चला गया, मतलब फ्लिप किया न्यूक्लियस ने, ठीक है, फ्लिप किया मतलब अब एनर्जी बढ़ जाएगी ना, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, रिपल्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सो दिस इज अगेंस्ट द फील्ड, सो दिस इज अलाइंड अगेंस्ट द फील्ड, तो अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास, तो मैं इस डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक की एनर्जी कम है, ठीक है, एक स्टेट की एनर्जी कम है, एक स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जिस स्टेट की एनर्जी कम होती है इसको हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा स्पिन स्टेट, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है दैट इज़ कॉल्ड एज योर बीटा स्पिन स्टेट, ये याद रखना, ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बीटा है, जिसकी कम होती है वो आपके पास अल्फा है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये है आपके पास एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं यहाँ से सारी की सारी जो है वो समझ आ जाएंगी कि प्रिंसिपल एनएमआर का क्या रहता है। तो देखिए मैं ना एनएमआर का प्रिंसिपल पूरा का पूरा अब आपको ना एक सिंपल से शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान में समझना, अगर आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से नहीं सुना है तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक न्यूक्लियस ले रहा हूँ, सपोज मेरा पेन ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं ये न्यूक्लियस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियस को मैंने प्लेस कर दिया है आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मेरा न्यूक्लियस है, अब मैंने इस न्यूक्लियस को प्लेस कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। मान लो ये मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है, मेरे दोनों हाथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई, ठीक है, ये आपके पास एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, तो जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो न्यूक्लियस क्या करेगा आपके पास, ये खुद को इस फील्ड के साथ अलाइन कर देगा, ठीक है। कैसे अलाइन करेगा, लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो न्यूक्लियस खुद को अलाइन कर देगा विद द फील्ड, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियस हैं, ठीक है, और फील्ड अप्लाई करने के बाद वो खुद को अलाइन करते हैं विद द फील्ड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस जो है वो खुद को विद द फील्ड अलाइन कर देगा हमारे पास, तो अट्रैक्शन जो होगी वहाँ पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, तो वो जो कम एनर्जी वाली स्टेट है, ठीक है, व्हेन इट अलाइन इटसेल्फ विद द फील्ड, इसको हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, ठीक है, दिस इज योर अल्फा स्पिन स्टेट, ठीक है। अब मैंने दी न्यूक्लियस को एनर्जी, ठीक है, कौन सी दी, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स दी मैंने, तो न्यूक्लियस ने क्या किया, जब उसकी एनर्जी जो है, जब न्यूक्लियस की जो अपनी एनर्जी होगी, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी के साथ मैच कर जाएगी, ठीक है, तो न्यूक्लियस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूक्लियस जो है, जहाँ पे उसने खुद को अलाइन किया है विद द फील्ड, वो क्या करेगा, फील्ड के अगेंस्ट चला जाएगा इस तरफ से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ने फ्लिप कर लिया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लिपिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ने क्या कर लिया, इस तरह से फ्लिप कर लिया है खुद को, ठीक है। तो
इस वे में क्या किया, न्यूक्लियस ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। सो दैट मीन्स एनएमआर इज़ योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी ध्यान में रखना है, एनएमआर क्या आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और जब फाइनली एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और हम बोलेंगे भाई हमारा एनएमआर हो गया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बताया। मैग्नेटिक फील्ड का तो काम खत्म हो गया सारा का सारा, मैग्नेटिक फील्ड का काम तो सारा का सारा यही था। ठीक है, अब रेजोनेंस भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन आता है कि हमारे पास कौन सी न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर एक्टिव होंगे। अब क्या सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर दे देंगे, क्या कुछ स्पेसिफिक ही देते हैं हमारे पास। तो ये जो चीज़ है आपके पास कि हमारे पास कौन सी न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर शो करेंगे, कौन से नहीं शो करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर प्रोसेशनल मोशन। ठीक है, इन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के ये आपके पास एनएमआर जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल था इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद जो है वो खुद को अलाइन करेगा। अलाइन करने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जब उसकी फ्रिक्वेंसी जो है न्यूक्लियस की फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो मैच कर जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेगा, वो न्यूक्लियस जो है वो खुद को फ्लिप कर लेगा। ठीक है, फ्लिप करने के बाद हमारे पास जो है वो सिग्नल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, ठीक है, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू वेरी मच।